जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सभी को अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 71st प्रीलिम्स के कुछ अनकही बातों को लेके। यहाँ पे जैसे कि आपका बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे जो दावे करते थे कि उनसे क्वेश्चन से लड़ जाएंगे, आ जाएंगे, तो BPSC ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तौर पे पेपर इस तरीके से बनाया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को दावा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट दावा कहता है कि इतने क्वेश्चन लड़ जाएंगे तो एक तरह से वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आयोग ने BPSC ने काफ़ी हद तक जो है आपका उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को और सक्सेसफुल भी रहा उसमें। ताकि देखा जाए तो कहीं से भी कोई इंस्टीट्यूट वाला ये दावा तो पूरी तरीके से नहीं कह रहा है कि हमारे तरफ से 95% जो है आपका मिलान रहा है। तो बाकी कुछ तो क्वेश्चन इजी आते ही हैं। आप बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब इजी क्वेश्चन आए थे तो उस पर तो दावा किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे मेन जो होता था करंट अफेयर का, जिससे लोगों को, बच्चों को और ज़्यादा भ्रमित किया जाता था, उसके बारे में करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे आप देखिए, अब BPSC इस टाइप का करंट अफेयर पूछ के बच्चों को और कोचिंग के पास भेज दिया है कि बिना कोचिंग के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना टफ करंट अफेयर पूछा है। और तो इसके जाहिर बात है स्टूडेंट जो आपका और अट्रैक्ट होगा कोचिंग की तरफ और भीड़ जाएगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी अगर हम बात करते हैं BPSC 71st का जो पेपर, बहुत लोग जितना भी कटअप बता रहे हैं वो 2-3 जगह से मैंने भी सुना है कि 90 के आसपास कटअप बता रहे हैं, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। 90 कटअप जाना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है और लॉजिकल भी नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका एग्ज़ाम इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इसलिए ज़्यादा हुआ है ना, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जब थे, मेरा आ रहा पड़ा था, तो वहाँ पे एक तो क्या कहते हैं 110 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका 1 बज गया था। इसके बाद आपका 15-20 मिनट तो आपका कलर करने में लग जाता है, तो मैंने 1:30 बज गया था। और जो आपका आपने 110 अटैम्प्ट किया है 110 क्वेश्चन, और बचा हुआ जो 40-50 क्वेश्चन है, बहुत लोग जो है 110 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग ये सोचे कि 110 में, सभी को पता था कि 110 में तो सिलेक्शन होगा नहीं, 100, 110, 120 में सिलेक्शन होगा नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 120 प्लस जाना ही पड़ेगा। और इस वजह से बहुत लोग क्या किए, 130, 135, 140 तक ले गए हैं। नहीं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो श्योर शॉर्ट था कि 120 में सिलेक्शन नहीं होगा। 120 के अंदर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 110, 115, 120, तो ये तो पता था कि इसमें सिलेक्शन होने जाना नहीं है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन्होंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लिया और उन्होंने निगेटिव ज़्यादा कर लिया है। तो निगेटिव 110 से क्वेश्चन तो आपको पता है कि 60-70 क्वेश्चन ईजी थे, 60-70, 30-40 आपका मॉडरेट था, और जो 40 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे वो टफ लेवल के थे। करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक जो मिल गया था वो खतरनाक कॉम्बिनेशन बना लिया था। तो इस वजह से जो है आपका मैक्सिमम अटैम्प्ट लेना ही पड़ा था बहुत लोगों को। 130 प्लस तो लेना ही था, क्योंकि सिलेक्शन के दौर में रहना है, सिलेक्शन के फेज में रहना है, तो आपको 130, 140 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जिस वजह से क्या हो गया, उनका निगेटिव थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जाहिर सी बात है इस पेपर के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सभी लोग सोच रहे थे कि वन लाइनर होगा, लेकिन आ गया फैक्चुअल तो नहीं आया, लेकिन आ गया आपका करंट बेसिस पे आ गया। और फैक्चुअल ही आया है, एक तरह देखा जाता है पूरा फैक्ट पे था, और जो डाटा था आपका फैक्चुअल ही था, पूरा अनुमान हो सकता है। 85 तो ना के बराबर हो सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेड कटअप है आपका 81 है, आपका मेल, जनरल मेल में आपका 81 है। फिर जो है अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में आती है तो आपका 74-73 के आसपास है। और फिर आपका OBC मेल की बात करते हैं तो उसका 79 यानी 78-79 आ रहा है। तो OBC मेल कैटेगरी में आप कटअप मान सकते हैं। OBC फीमेल कैटेगरी में है तो आपका अगर 70 प्लस भी आ रहा है ना, तो आप सिक्योर रह सकती है। अगर हम EBC की बात करते हैं, EBC में आपके 75, 72, 73 के आसपास मेल में आ रहा है, 73, 75 मेल में आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। EBC फीमेल है आपका, अगर आपका उसमें मार्क्स बताया जाए तो 63, 65 आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वही अगर बात करते हैं EWS मेल का, EWS मेल में आपके 75 बन रहे, तो सिक्योर मान सकते हैं 75, 76 के आसपास। और वहीं EWS फीमेल में, तो फीमेल का और कम जाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा आपका 65, 64, 66 के आसपास रहेगा, यानी 65 के आप मान के चलेंगे।
SC कैटेगरी मेल में आपका 72 के आसपास आ रहा है, मेल का कह रहा हूँ, तो आप सेफ मान सकते हैं। फिर SC फीमेल आपका 55 आ रहा है, 55 नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ST मेल में आपका 65 नंबर बन रहे हैं, तो अच्छा मार्क्स बन रहा है। और ST फीमेल में आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल मेरे तरफ से कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया था, और जो अंत तक मैं यही कहूँगा कि यही कट ऑफ रहने का चांसेस हो सकता है। अगर आपके मार्क्स इसी के आसपास है तो आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग का भी प्रोग्राम जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट होने वाला था 18 तारीख से, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं कुछ बताऊँ आंसर राइटिंग के बारे में। जब तक मैं आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ दे नहीं देता तो आपके पास पॉइंट्स जनरेट करने का नहीं आएगा। वही बात है कि आप देख के फिर करेंगे, ऐसे उसमें ऐसे भी आएगा, तो ऐसे के लिए भी आपको पॉइंट चाहिए ही चाहिए। जैसे आपको कोई सोसाइटी के बारे पूछ देगा कि सोशल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, रिलीजन हो जाएगा, फिर आपके पास कल्चर और ट्रेडिशन हो जाएगा, पैट्रियार्की, सोसाइटी में और क्या होता है, पैट्रियार्की होता है, और क्या होता है, सुपरस्टिशन होता है, और क्या होता है, जेंडर होते हैं, और क्या होता है, लेबर होता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपकी पॉइंट्स में रिमेंबर नहीं होगी, याद नहीं होगा, तब तक आप कैसे आंसर राइटिंग कर देंगे। अगर कहीं बोल दिया जाए कि सोशल इम्पैक्ट बताइए, तो सोशल इम्पैक्ट किस पे बताएंगे, जो हमारे समाज के हैं। सोशल इम्पैक्ट सामाजिक वाला हो गया, तो समाज वाले पॉइंट कैसे आएंगे, यही आएंगे आपका क्या आपका फैमिली पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आपका कास्ट पे, मैरिज पे, रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आपकी जो आपका सुपरस्टिशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर जो है आपका पैट्रियार्की हो गया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। ये सब पॉइंट्स जब तक आपके मन में नहीं चलेगा ना, तब तक आपका नहीं हो पाएगा। फिर अगर सोसाइटी में और भी चीज़ें हैं, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, ये सब इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक पार्ट हो गया कि सोसाइटी एक तरफ, इकोनॉमी एक तरफ। लेकिन वही अगर आपके पास सोशल इम्पैक्ट पूछ रहा है तो आपको सोसाइटी के बारे में बताना पड़ेगा कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आंसर राइटिंग ऐसे पूरा आपके थिंकिंग पे बेस्ड है। आपको थिंकिंग के लिए वो पॉइंट याद होने चाहिए, वो पॉइंट जनरेशन होने चाहिए। मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अभी तक ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाता है, तो संडे को मैं पॉइंट्स जनरेट करके बता दूंगा और उसका वीडियो मैं बना लिंक सेट कर दूंगा। तो उन पॉइंट को अगर आप रटेंगे, याद कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा आपको एक माइंड में पर्सपेक्टिव मिलेगा और आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आंसर राइटिंग वाला पार्ट कि आंसर राइटिंग को हम कैसे इंप्रूव करेंगे। तो मंडे से हम लोग डेली एक आंसर और ऐसे का मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है ऐसे में, और एक आंसर आपको डेली मिलते रहेगा। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, और आप यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है लाइन में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत के 1-2 मिनट में होगा, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट अगर हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड आ गए थे, बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे आता है कि कौन से क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, तो मैंने डिस्प्यूटेड का एक वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देखेंगे कि, और वहाँ भी कुछ आता है कि नहीं ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा। देखिए, हम लोग अपने तरफ से बता सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वो बीपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो मानता है या नहीं मानता है। अगर बीपीएससी मानेगा तो उसको डिस्प्यूटेड रहेगा तो वो डिलीट कर देगा, नहीं तो उसके पॉइंट में सीधा लिखा हुआ है कि 2 अगर आंसर है उसमें से जो आपका बेस्ट आंसर लगता है वही आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कौटिल्य वाला, कौटिल्य इज द बेस्ट आंसर। अगर आपको नागार्जुन और कौटिल्य में लग रहा है तो कौटिल्य इज द गुड आंसर, बेस्ट आंसर है, तो आपको कौटिल्य ही लगाना पड़ेगा। आप नागार्जुन लगा हो तो उस पर मार्क्स नहीं देगा, अब वो बीपीएससी डिलीट नहीं करने जा रहा है। पिछले बार भी बहुत सारे लोगों ने 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपका उस पर बताए थे कि डिलीट हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ने 4 ही क्वेश्चन को डिलीट किया था, और उस 4 क्वेश्चन डिलीट किया था तो सभी के मार्क्स मिल गए थे। अगर डिलीट होता है, मार्क्स मिलते हैं तो कट ऑफ बढ़ेगा, नहीं तो 81 के आसपास रहने का चांसेस है अगर बीपीएससी डिलीट नहीं करता है तो। बाकी जो कुछ क्वेश्चन है आपका लाला हरदयाल का क्वेश्चन है, तो वो भी डिस्प्यूटेड की कैटेगरी में माना जा सकता है। मैंने कहीं नहीं देखा है, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं सर्च किया हूँ, कुछ तो नहीं दिखा रहा है। चैट जीपीटी पे एक बार सर्च करो तो कैलिफोर्निया बताता है, एक बार सर्च करो तो स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी बताता है, तो अब क्या ही बताए। अब उससे ज़्यादा सर्च तो कोई अच्छे से कर नहीं पाएगा चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी सर्च कर रहा हूँ, वो भी गलती कर रहा है, लेकिन हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो गलती हो रहा है। बाकी लाला हरदयाल देखा जाए तो अप्रॉक्स मान सकते हैं कि वो आंसर हो सकता है। बाकी सोहन सिंह भाकना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका, हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध तो आपका 1911 का लगता है, लेकिन कम चांसेस है श्यामजी कृष्ण वर्मा, और लाला हरदयाल लग रहा है इसमें आंसर। बाकी जो है आपका एक ऋग्वैदिक पीरियड का था आपका घोषा, अपाला, गार्गी और विश्वारा, तो बहुत लोग गार्गी बता रहे हैं,
देखते हैं क्या हो सकता है, बीपीएससी क्या मानता है। फिर जो आपका एक विक्रम पुलिस स्टेशन का पूछा था कि झंडा फहराते समय किसको मार दिया था, तो क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया है, लेकिन बीपीएससी जो है आपका कभी रघुनाथ को रंगनाथ बोलता है, कभी रंगनाथ को, मतलब इतना गंदा एडिटिंग करता है बीपीएससी, इतना गंदा ट्रांसलेशन करता है कि उस नाम को कुछ से कुछ बना देता है। और नीचे ऑप्शन भी लिखा है, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो एक तो नाम गड़बड़ लिखे हो तुम, ऊपर से अगर नाम गड़बड़ होता है और लोग उसको चैलेंज करते हैं तो उस सीधा आंसर लिखा हुआ नीचे ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो एक अच्छा हथियार मिल गया बीपीएससी को, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये सब बोला जो चैलेंज हो रहा है। एक और है आपका चीफ मिनिस्टर वाला। चीफ मिनिस्टर कौन थे बिहार में 1937-39 में? तो ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताया है, बहुत लोग मुझे बोलते भी है कि नहीं कृष्ण सिंह होगा, कृष्ण सिंह होगा। देखिए मैं मानता हूँ कि कृष्ण सिंह हो सकता है, लेकिन उस समय 1939 के आसपास जो था, आप कह रहे हैं कि 1937 से 1939 तक श्री कृष्ण सिंह थे, कैसे थे? चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो कहाँ से चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे? अगर चीफ मिनिस्टर मान लीजिए कि था भी, तो उस समय चीफ मिनिस्टर कहा नहीं जाता था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये मोहम्मद यूनिस का भी क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है कि बिहार के, बीपीएससी पूछा है कि बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है 1900 टाइमलाइन के अकॉर्डिंग में, तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। अब 1937 में मोहम्मद यूनुस बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 1937 में ही बोलता है कि सिरके से चीफ मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं। बाकी 1939 का यहाँ पे डेट पूछा है कि 1939 में कौन थे चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कॉन्सेप्ट था ही नहीं वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर नहीं कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और अब देखिए बीपीएससी पे टोटली डिपेंड करता है कि वो सिरके से आंसर मानता है कि नन ऑफ द एबव मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं सिरके से को जानेंगे, मैंने ऑप्शन डी लगाया था कि नन ऑफ द एबव, मैंने सीधा एलिमिनेट कर दिया तीनों को, भाई उस समय कंसेप्ट था ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा। नेक्स्ट है कौटिल्य वाला, मैं बता दिया कि कौटिल्य इज द परफेक्ट आंसर। अब परफेक्ट मतलब नागार्जुन से तो बेहतर ही लग सकता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर में बात करें तो पहला न्यूज़पेपर कौन था? देखो बीपीएससी ने अपने पहले का लिखा हुआ है, आपका बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पहला न्यूज़पेपर कौन था, तो ये बिहार बंधु बीपीएससी माना है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी बहुत सारा झोल है कि किसको मानता है। तो पटना हरकारा जो आपका, ये सबसे पहले 1855 में आया था, उसके बाद 1857 के आसपास अखबार बिहार था, और उसके बाद 1872 का बिहार बंधु था, और 1875 में बिहार हेराल्ड था जो कि आपका इंग्लिश का था। पटना हरकारा उर्दू से उर्दू में होता था। और यहाँ पे अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि क्या मानता है बीपीएससी, ये टोटली बीपीएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक है कि बिहार बंधु हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें कोई भी आपका रिप्रोडक्टिव, और यहाँ पे एंडोक्राइन में आपको डाउट हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अगर यहाँ पे मेन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। फिर वहीं पे आपका जो स्टेट एनिमल है बिहार का कौन है, तो यहाँ पे बुल दे रखा है, बुफेलो दे रखा है। बुफेलो तो किसी कीमत पे नहीं होगा, तो बुफेलो यानी अलग ही हो गया, भैंस हो गया, भैंस तो होगा नहीं। यहाँ पे बुल हो गया, गौर दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बुल हो जाएगा, बुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं 38वां राष्ट्रीय गेम, 38वें राष्ट्रीय गेम का जो है आपका दो चीज़ें है आपका, एक तो यहाँ पे 2025, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, इस क्वेश्चन का चांसेस है कि डिलीट होने का, क्योंकि यहाँ पे 2025 दे रखा है, और 2023 यहाँ पे हमारे बिहार में 2023 में हुआ था ये वाला। और बाकी अगर मान लीजिए कि नेशनल गेम से पूछा हो, तो अब देखते हैं क्या हो सकता है, क्या पूछा, बीपीएससी पे डिपेंड करता है क्या डिलीट करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये आपका मैंने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे में $640 बिलियन दिखाया था। बाकी अब बीपीएससी क्या मानता है वो भी हम वेट करना चाहते हैं। NFHS 5 का रिपोर्ट जो है 6% से कम वाला आबादी आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लोग यहाँ पे इकट्ठा रहे थे, जिसमें से आपका जम्मू कश्मीर आपका स्टेट नहीं है, अब हिमाचल प्रदेश स्टेट है, तो आप हिमाचल प्रदेश के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका एक अटल इनोवेशन मिशन और आपका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला था कि मैंने देखा, और यहाँ पे आंसर वन नेशन अटल इनोवेशन मिशन जो है आपका यहाँ पे सही हो रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। और कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे।
बाकी तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। आपका मिशन दक्ष वाला था, जो आपके कमज़ोर छात्र हैं उनको उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगती थी। तो मेरी मम्मी है आपका टीचर वाले में, तो उसमें मिशन दक्ष होता था, तो मैं जानता था कि जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको करते थे। युवा प्रोग्राम आपका इकोनॉमिक सर्वे का दिया हुआ है, जो बिहार में जो महिलाओं का था उसका, कि महिलाएं मैक्सिमम जो आपका हाउस होल्ड वर्क में काम करती है, वो भी अनपेड करती है। तो एक तरह का वो भी एक जॉब मान सकते हैं, लेकिन अनपेड जॉब है वो, जो कि आपका हेल्प करती है हाउस होल्ड में महिलाएं। लोकसभा सचिवालय की नियुक्ति जो आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये आपका राष्ट्रपति के सहयोग से हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो बाकी सारा यहाँ पे हो चुका है, मैंने कवर कर दिया। बिहार में संपूर्ण भाग का पायराइट उत्पादित, ठीक है। पायराइट वाला आप जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा पीछे पूछा गया है, चांसेस हो सकता है कि डिलीट हो जाए, लेकिन कम चांसेस है कि डिलीट करेगा, क्योंकि सभी को पता है पायराइट। अगर देखिए मैक्सिमम मान लीजिए 10 लड़का है, मैक्सिमम लोगों ने अगर 95% लगाया है तो बीपीएससी उसी के साथ जा सकता है, ठीक है। कि पायराइट का कितना प्रोडक्शन है, जाके जो भी आप पूछा है यहाँ पे उत्पादित पूछा है, तो 95% रिजर्व है बिहार के पास, तो पायराइट का 95% जा सकता है बीपीएससी। हालांकि इसको डिलीट करना चांसेस बहुत कम लग रहा है। G20 का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, G20 यानी 18th G20 के मैंने पूछा और 19 का डिस्कशन दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर यहाँ पे NF55 हो गया। सीमेंट वाला है, सीमेंट वाला देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि भारत का लगभग 87% जो सीमेंट है आपका कुछ स्टेट से, यानी जैसे यहाँ पे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे कुछ जहाँ भी इस टाइप का स्टेट में आता है, जैसे कुछ स्टेट में, जैसे कुछ स्टेट में, तो वह स्टेट में पॉजिटिव हो जाता है, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहला स्टेट में। और यहाँ पे तीसरा जो है आपका अधिकांश सीमेंट संयंत्र जो कच्चे माल के स्रोत है, ये आपका गलत है, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं किस टाइप का, कितना खतरनाक क्वेश्चन था, और डिस्प्यूट भी बहुत कभी डिस्प्यूट लग रहा है। अब 20 क्वेश्चन के आप अगर, हाँ एक और क्वेश्चन था कि जो सुभाष चंद्र बोस प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, ये यहाँ पे गलत हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जो आंसर अगर देखा जाए, ये देखा है, यानी वो सीधा यहाँ उसको प्रोविंशियल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखा जाए तो अस्थायी सरकार, देखिए अस्थायी सरकार तो नहीं बनाया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। अस्थायी सरकार को यहाँ पे अफगानिस्तान में बना था, तो महेंद्र प्रताप के अंडर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था। अब ये बीपीएससी के लिए गलत है, इस क्वेश्चन को डिलीट हो सकता है, बीपीएससी पे डिपेंड करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम था कि जो आप गलत करवा सकता था। मुझे भी 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, सिली मिस्टेक। एक तो आपका डीपीएससी वाला जो पे नहीं दिखा था मेरे को, बस वही था। डिफ़िकल्टी ऐसा बनाया है कि वो आपका यूपीएससी बीपीएससी दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। यूपीएससी वाले को लगता है कि स्टेटमेंट बेस दिया है तो यूपीएससी वो उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, तो वहाँ भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपका फैक्चुअल डाटा दिया है, जो कि आपका यूपीएससी के लिए भी वालों को टफ हो सकता है। अब बीपीएससी वाले तो फैक्चुअल पढ़ के गए थे। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और साइंस, बहुत तगड़ा पूछा गया था। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है, मुझे खुद मेरे 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका छूट गया है, लास्ट में अटैम्प्ट नहीं हो पाया है। मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने हर एग्ज़ाम में, हर बीपीएससी एग्जाम में 150 अटैम्प्ट किया है, और यहाँ पे मैं सिर्फ 136-37 इसी के आसपास जो है आपका अटैम्प्ट कर पाया हूँ। आगे ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ बहुत गड़बड़ किया गया है कि ऑफिशियल आंसर की जब जारी किया गया कल एएसओ का, उसमें 250 रुपये मांगा गया है। अब यार फी तुम्हारा 100 रुपया है, मांग तुम 250 रहे हो, किस बेसिस पे मांग रहे हो? कम से कम 10 रुपये चार्ज रखना चाहिए, 10% तो रखना चाहिए फीस का। अब 250-300 गुना आप मांग रहे हो फ़ी, ये तो गलत बात है। ये तो होता है ना कि जहाँ पे आपने फॉर्म फी कम कर दिया तो आपने दूसरा तरीका अपना लिया हमको पैसा लेने का। खैर आगे क्या करना है, आगे हमारी रणनीति यही है कि पहले मैं आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करूँगा, बहुत सारे सब्जेक्ट का, मतलब 7-8 सब्जेक्ट का मैं कीवर्ड प्रोवाइड करूँगा। उन कीवर्ड को आपको याद करना है, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट जनरेशन सीखना है। फिर उसके बाद जो है आपका डेली आंसर राइटिंग का जो है आपका एक सेशन स्टार्ट होगा, और हम लोग करंट अफेयर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि विजन आईएएस का जो मैगजीन होता है, मंथली मैगजीन, वहाँ से हम लोग आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ से हम लोग जो है आपका नोट्स तैयार करेंगे करंट का, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में करंट पे ज़्यादा फोकस किया गया ना, तो मेंस में आप समझ जाइए कि 100% आपका करंट बेसिस पे रहेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ISSR रिपोर्ट, PLFS रिपोर्ट,
और जो एक और रिपोर्ट है सेंसस ऑफ इंडिया, इसको अच्छे से कमांड कर लेना है, इनके डाटा को अच्छे से याद करना है, ताकि हम इनके डाटा को अपने एसे में, अपने आंसर में हर जगह चिपका सकते हैं। तो ठीक है, बाकी कुछ बातें होंगी तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में। और बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैं कमेंट आपको देख लूँगा। कुछ कमेंट देख लेता हूँ मैं कि जो कल पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, तो कुछ कमेंट देख लेता हूँ मैं क्या क्या कमेंट आए हैं। पहला है आपका कमेंट है हमारा, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट होगा? तो आंसर राइटिंग बहुत जल्द, कल परसों यानी मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वहाँ से एक क्वेश्चन आपको सबमिट करना पड़ेगा, और फिर आपका उसका आंसर जो है मैं डिटेल आंसर वहाँ पे बता दूंगा। देखिए, आंसर राइटिंग चेक इवैल्यूएशन हो ना हो, आपको एक आंसर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आदत बनाना पड़ेगा, तब जाके आदत होगा। दूसरा है आपका यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग अच्छा है सर, ठीक है, थैंक यू। हम लोग जो है डेडिकेटेड रूप से आपको डेली डे वाइज आंसर राइटिंग करेंगे। हम लोग इससे पहले भी आपको डे वाइज आंसर राइटिंग स्टार्ट किए थे, पूरा हम लोग 100 दिन तक हर एक क्वेश्चन देते थे, और इस बार भी हम लोग लगातार, एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा ना डे 1, डे 2, डे 3, तो डे 100 तक जाके ही रुकेगा। मतलब डे 100 मतलब कि जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका चलता रहेगा, और उसका आपको डिटेल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा।